तो मां पुत्र के पावन मिलन का अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मेलों में से एक है, जो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी में मनाया जाता है। शनिवार दोपहर सीएम जयराम ठाकुर ने इस मेले का शुभारंभ किया। इस दिन भगवान परशुराम जामुकोटी से साल में एक बार अपनी मां रेणुका से मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ददाहू स्कूल ग्राउंड में देवपालिकाओं को मेला स्थल के लिए रवाना किया। इस दौरान पारंपरिक ढोल नगाड़ों के धुनों पर भगवान परशुराम और माता रेणुका जी के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रेणुका जी मेला एक ऐतिहासिक मेला है, कई सालों से इस मेले का आयोजन होता रहा है। उन्होंने कहा कि परंपरा के मुताबिक हर साल रेणुका जी मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी भी जताई कि कोरोना से बाहर निकलते हुए अब इस तरह के आयोजन होना शुरू हो गए हैं। आज हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मेला मां रेणुका जी का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को और विशेष तौर से रेणुका वासियों को, सिरमौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेला वर्षों से हम मनाते हैं और इसको मनाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी लंबी पुरानी जो इतिहास की और संस्कृति की जो मिसाल है उसको कायम रखने के लिए इस मेले का आयोजन हम हर वर्ष करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोविड के दौर से हम धीरे धीरे अब बाहर निकल रहे हैं और उस दौर से बाहर निकलते हुए इस प्रकार के आयोजन को अभी हमने छूट दी है, क्योंकि पहले कोविड के चलते हमको हिमाचल प्रदेश में सभी इस प्रकार के मेले जो ऐतिहासिक हैं, जिनकी सांस्कृतिक दृष्टि से उनका एक बहुत बड़ा महत्व है, उनको मनाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अब हटाई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मां रेणुका जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा और हम इस कोविड के दौर से भी बाहर निकलेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में हुई। बैठक में बोर्ड ने कामगारों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार कामगारों के विकास के प्रति प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कामगारों के बच्चों के लिए 8,400 रुपए के साथ डिग्री करने के लिए भी मदद दी जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कामगार बोर्ड के अंतर्गत 3,35,000 मजदूर रजिस्टर हैं। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। इस बैठक में इन बातों की चिंता की गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाभ मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक गहन विचार और चर्चा हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर जिले के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लगाएं, ताकि आम जो हमारे जो मजदूर लोग हैं गांव में बैठे हैं उनको ये बताया जाए कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कितना पैसा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, शादी के ऊपर कितना पैसा मिलता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद करना चाहती है। इस प्रकार के सारे विषय आज की मीटिंग में हमने लिए हैं और आज ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड का अपना एक दफ्तर बनाने की प्रपोजल भी हमने दी है और मुझे लगता है अगली मीटिंग में वो प्रपोजल लेके आएंगे और आने वाले दिनों में BOCW का एक अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर भी बनेगा। उधर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्तर के छात्रों को कक्षाओं में बुलाने का फैसला स्कूलों पर छोड़ दिया है। 9 नवंबर को लिए गए फैसले में शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है। निजी स्कूल पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन से चर्चा कर इस संदर्भ में आगामी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इन स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं का क्रम जारी रखना होगा। शिमला शहर के निजी स्कूलों के अभिभावकों की ओर से छोटी कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने का विरोध जताया गया था। इस संबंध में उपायुक्त शिमला की ओर से सरकार को लेटर लिखा गया। इन आदेशों के बाद अब निजी स्कूल अपनी इच्छा के मुताबिक स्कूल बंद रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को आने के लिए बाध्यता नहीं है। विद्यार्थी परिवार की इच्छा के मुताबिक स्कूल आ सकते हैं।
देश की आजादी को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान की अब हर तरफ निंदा की जा रही है। शनिवार को मंडी में भी एनएसयूआई ने कंगना रनौत का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई ने कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की भी मांग की है। एनएसयूआई के महासचिव अरविंद कुमार ने कहा कि जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर बयान दिया है, उससे पूरा देश गुस्से में है। कंगना रनौत ने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। अगर कंगना अपने बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगती हैं, तो उनके खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज आप सबको देखते हैं कि आज एनएसयूआई के द्वारा जो पुतले का दहन किया गया है, उसमें जो कंगना रनौत ने शहीदों के खिलाफ जो बयानबाजी की थी, जो उन्होंने कहा था कि आज़ादी हमें 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है, इसमें कंगना रनौत ने शहीदों का पूरा अपमान किया है। मैं कंगना रनौत का और एनएसयूआई की पूरी टीम की तरफ से कंगना रनौत का इससे पर शेम कहता हूँ। कंगना रनौत एक बड़ा मिसी है, वो एक्टर है, उन्हें सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस करना चाहिए। तो कंगना रनौत के इस बयान के बाद चारों तरफ चर्चाएं गर्म है, माहौल गर्म है। आगे बढ़ेंगे जहां पर जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार के आश बाल विकास केंद्र में शनिवार को बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान कुल्लू के डीसी आशुतोष गर्ग मौजूद रहे। डीसी ने विशेष बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और अन्य खास बच्चों को बाल दिवस की बधाई भी दी। विशेष बच्चों के लिए काम कर रही आशा बाल विकास केंद्र संस्थान ने बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। आश बाल विकास केंद्र दिव्यांग बच्चों के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए काम कर रहा है। यह केंद्र साल 2019 से लेकर दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहा है। केंद्र में दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्टोरेज, एजुकेशन और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा केंद्र की ओर से आम जनता को भी दिव्यांगता के प्रति जागरूक करने के लिए समावेशी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ ये काम कर रहे हैं जिसमें अर्ली एज में अर्ली इंटरवेंशन का काम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह के हमारे जितने भी बच्चे हैं जो ऐसी स्पेशल बच्चे जो हमारे हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन इन बच्चों के साथ की जाती है तो वो काफ़ी हद तक हमारे आम जो बच्चों के साथ हैं वो घुल मिल के उनके साथ आम जीवन जो है वो व्यतीत कर पाते हैं। और उनको इस तरह की डिसेबिलिटीज़ अगर शुरुआत में डिटेक्ट हो जाती हैं तो दे आर एबल टू लीड लाइफ लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। हिमाचल प्रदेश में आए दिन नशे के मामले सामने आ रहे हैं। कुल्लू के ढालपुर में एनसीसी एयर विंग ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। रैली के जरिए लोगों से नशा और नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की गई। नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ ये रैली कुल्लू के कॉलेज गेट से लेकर ढालपुर तक निकाली गई। एनसीसी एयर विंग की कैडेट अदिति शर्मा ने बताया कि सरकार और अन्य स्वयंसेवी संगठन समय समय पर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते नशे से दूरी नहीं हुए तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। गोपाल राय सर के मार्गदर्शन में हमने आज एक रैली निकाली, जिसका जो मेन मोटो था वो था कि जो हमारे आसपास के सभी लोग हैं उन्हें नशा मुक्ति अभियान के बारे में जागरूक कराना कि किस तरह हमारे देश को इस नशे ने घेर के रखा है। और इसके हमने काफ़ी लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर ढालपुर डीसी ऑफिस से लेकर पूरे ढालपुर चौक में एक रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का काम अब बहुत तेजी के साथ चल रहा है। नालागढ़ में कोरोना टीकाकरण के दूसरी डोज के 100% का लक्ष्य 24 नवंबर को पूरा कर दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने लोगों से नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर 24 नवंबर से पहले वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने की अपील की। नालागढ़ के एसडीएम का कहना है कि 24 नवंबर के बाद वैक्सीनेशन की दोनों डोज न लगवाने वाले औद्योगिक कामगारों को उद्योगों में प्रवेश से वंचित रखा जाएगा।
हमने नालागढ़ उपखंड जो मुख्यालय है उसके अंतर्गत एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें वैक्सीनेशन के जो डबल डोज हैं उसकी जो संख्या है उसके ऊपर विश्लेषण किया गया। और साथ ही कल वीसी में जो डीसी मैडम की अध्यक्षता में जो वीसी हुई थी, जिसमें हेल्थ विभाग, रेवेन्यू विभाग और पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि 24 तारीख के बाद जिन फैक्ट्रीज में जहाँ पर मास लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पर अगर किसी भी वर्कर को जिसने कोविड की दोनों वैक्सीन नहीं लगाई है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन प्रांत इकाई की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल के 300 से ज्यादा पत्रकारों के अलावा राजस्थान, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भी पत्रकार हिस्सा लेंगे। स्वर्ण जयंती समारोह मनाने को लेकर नीतियां बनाई गई, कैसे कैसे उसको करना है, क्योंकि इसमें हिमाचल के अलावा अन्य प्रांतों से भी वरिष्ठ पत्रकार जो है भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के हमने 8 श्रेणियां बनाई हैं, उसमें 3-3 पत्रकार जो है उसको हम हिमाचल गौरव पत्रकार अवार्ड से जो है विभूषित करेंगे। वो नाम जो है चयन कमेटी के पास आ गए हैं और फाइनल हो गए हैं। 14 नवंबर के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत बजूरी के गांव झरेड़ी के 92 वर्षीय रिटायर्ड एसआई नानक चंद की यादें पलक झपकते ही ताजा हो जाती हैं। रिटायर्ड एसआई नानक चंद ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में त्रिमूर्ति भवन में सेवाएं दी और बतौर सुरक्षा गार्ड जिम्मेदारी निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर चाचा नेहरू के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद कर नानक चंद भी भावुक हो जाते हैं। नानक चंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने समय का बेहतरीन नेता भी बताते हैं। मैं त्रिमूर्ति भवन में एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहा। उस टाइम पर जो हलचल आज है वो नहीं थी। पंडित जी के पास आती थी दुनिया, बहुत दूर दूर से लोग आते थे मिलने के लिए। तो उनको वैसे त्रिमूर्ति भवन तो नाम से मशहूर है, लेकिन असल त्रिमूर्ति जो है असल वो गेट से बाहर है। चैमरी है एक, उसमें 5-6 सड़कें मिलती है। उस चैमरी के अंदर 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। 1914 के बहादुर जवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं 3, उसी के नाम से 3 मूर्ति भवन कहलाता है। उधर हमीरपुर में विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से पक्का ब्रो एलडीआर सेंटर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष जेके शर्मा के साथ एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर में आए लोगों को न्यायिक गतिविधियों के साथ कानून की भी जानकारी दी गई। जेके शर्मा ने जनता को कानून की जानकारी के साथ कोर्ट में गरीब लोगों के लिए मुफ्त में केस लड़ने के प्रावधान के बारे में भी विस्तार से बात की। तो नागरिक अधिकार के विषय में जागरूकता अभियान और यह हमीरपुर की तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जनता को अपने अधिकारियों की जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को कानून की जानकारी विधिवत रूप से दी जाए ताकि लोग अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। जो हमने यहाँ कार्यक्रम किया उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम जो आम आदमी हैं उनको कानून संबंधी जानकारी दें और जो सरकार की कई स्कीम्स हैं उनके बारे में अवगत कराएं। क्योंकि हमने देखा है कि जो गरीब लोग कोर्ट्स में आते हैं उनको कानून संबंधी जानकारी या मुफ्त कानून संबंधी जानकारी नहीं है। कई बार देखा गया है भी जो गरीब आदमी है कोर्ट में आता है उसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं होता, जबकि हमारे पास यहाँ फ्री लीगल एड की इतनी स्कीम्स हैं, उनको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी बेचारे ऐसे आते हैं भी इनको पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने कार्यक्रम किया कि जो गरीब आदमी हैं उनको हमें। उधर ज्वाली के नरगाला गांव में आग लगने से करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घर में आग लगने से टीवी, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान
जलकर राख हो गए। घटना में 60,000 रुपए भी जलकर खाक हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने आग पर काबू तो पा लिया। गांव के प्रधान शिव कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। तो ज्वाली की तस्वीरें, आग लगने की वजह का खुलासा फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। रात की बात यह कि जान का नुकसान किसी का नहीं हुआ है, लेकिन करीब रात में 11 बजे लगी एक आग में 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। करीब 60,000 रुपए कैश भी रखे थे जो जलकर राख हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छानबीन की है और आग लगने के आखिर कारण क्या थे इसका पता लगाया जा रहा है। रात करीब 11 बजे का वो वक्त जब इस घर में आग लगी और आग लगने से तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिनमें से 60,000 रुपए कैश जो जलकर राख हो गया। साथ ही टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जलकर राख हो गए। शिमला के विकास नगर में बीते दिन एक फ्लैट में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं आज एक बार फिर संजौली में एक घर में आग लग गई। आग की घटना इंजन घर इलाके के पास एक घर में लगी। स्थानीय लोगों ने घर से धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड को उस पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग के कारणों का अब पता नहीं चल सका है। मौके पर लोगों की सुध लेने पहुंचे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भारद्वाज ने कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। जनपद से निचला वार्ड है ये, इसमें यह शायद अनिल जी जिनके मकान में ये आग लगी है, वो स्वयं यहाँ से आज सुबह ही बताया गया कि वो 8 बजे यहाँ से गए हैं। तो 10 बजे के करीब जो है वो आग लगी होगी। तो फायर स्टेशन में इसकी सूचना है वो 10:20 पर जो है वो मिली है। माल रोड के जो फायर स्टेशन है वहाँ से भी 2 गाड़ियाँ आई हैं, छोटे शिमला से गाड़ियाँ आई हैं और आग जो है उसी घर के अंदर जो है उसको कंटेन कर दिया गया है और वो काबू कर ली गई है। इसके कारणों पर जो है वो बाद में जांच होगी कि कैसे लगी, क्यों लगी, क्योंकि मकान जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए कैसे इसमें जो है वो ये घटना हुई है। आग अभी जो है वो ज़रूरत इस बात की थी कि इधर उधर के जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो सेव हो जाएं। तो आप अभी देख रहे हैं ये 7 वाली जहां हम खड़े हैं, इसके साथ ही बिल्डिंग है, ये उन्हीं की है जिनका ये आग लगी है और बाकी भी बिल्डिंग जो हैं वो इसमें सेफ हैं। इनकी आग पर काबू पा लिया गया है। उधर पांवटा साहिब में फूड इंस्पेक्टर ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर रेट लिस्ट चेक की गई और नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर फूड इंस्पेक्टर ने सख्त कार्रवाई की। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सब्जी मंडी और बाजार में दुकानदार की ओर से नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर मिल रही थी। दुकानदारों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने के साथ अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वैक्सीनेशन के चैंपियन हिमाचल प्रदेश के सामने दूसरी डोज में भी अव्वल बने रहने की बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार की ओर से 30 नवंबर तक पात्र जनसंख्या को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मलाना से लंबी यात्रा के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। शुक्रवार देर शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला उपायुक्तों को 30 नवंबर तक लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने वृद्धों की वैक्सीनेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पर जोर डाला। इसके पीछे की वजह बीते दिनों में कोरोना की वजह से जान गंवा रहे बुजुर्गों की अधिक संख्या है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में 72% पात्र जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पहली डोज को पूरा करने के लिए देश भर में अव्वल आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को चैंपियन बताया था। साथ ही लक्ष्य दिया था दूसरे डोज को भी जल्द से जल्द पूरा करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार दिन रात एक कर रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश में ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं
जहां लोग 84 दिन पूरे होने के बावजूद दूसरी डोज के लिए आगे नहीं आ रहे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इन लोगों से वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील कर रहा है। जिला कांगड़ा के नूरपुर में तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन की लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार प्रशासन लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बीच ये बेहद जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता देश के सामने को उदाहरण स्थापित करने के लिए वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में आगे आए। 2 हफ्ते के इस अंतराल में सरकार प्रशासन वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर अपनी जान झोंकने का काम कर रहे हैं। जरूरत है तो आगे आकर लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वैक्सीनेशन क्यों और कितना जरूरी है समझा आपने, और आपको वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए बहुत बारीक तरीके से हमने आपको समझा। आगे बढ़ेंगे और अब बात फटाफट अंदाज में हिमाचल प्रदेश की खबरों की करेंगे। नूरपुर में वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर नूरपुर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 41 वाहनों का चालान काटकर वसूला 24,000 का जुर्माना। सोलन के एक निजी अस्पताल से महिला का पर्स चोरी। सीसीटीवी बंद होने पर अस्पताल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। किन्नौर में विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विक्रांत कौंडिलया ने लोगों को कानूनी अधिकार के बारे में किया जागरूक। नालागढ़ में लोगों की लंबित मांग पूरी। पंजाब हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली घनौली ढेरोवाल सड़क के लिए पंजाब सरकार ने स्वीकृत किए 6,97 लाख। पोंडा के कफोटा कॉलेज में छात्रों के लिए डिग्री लेना बना बड़ी चुनौती। छात्रों का कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप। सिरमौर में दुर्लभ औषधीय मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की मार। व्यापारियों को नहीं मिल रहे ग्राहक। बढ़ती महंगाई के कारण भी घट रही ग्राहकों की संख्या। सोलन के माइक्रोटेक पैथ लैब में वृद्धों के लिए निःशुल्क टेस्ट की सुविधा। घर से ले जाने की भी मिलेगी सुविधा। कुल्लू में अवैध रूप से घूम रहे फेरी वालों पर हिंदू जागरण मंच की प्रशासन से कार्रवाई की मांग। फेरी वालों के वेरिफिकेशन और पंजीकरण की मांग। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।